डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कॉलेज के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। लिटरेचर के स्टूडेंट्स यदि कोई भी ऐसे टॉपिक जो उन्हें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगते हैं और इसकी वीडियो वो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उन टॉपिक पर अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही साथ कुछ ऐसी वीडियो जो एग्ज़ाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए बीच बीच में फ़न और नॉलेज के लिए आपको मिलती रहेंगी, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिट ट्रेजर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ क्लोसेड ड्रामा। इसके पहले हमने बहुत सारे ड्रामास के बारे में पढ़ लिया है। कॉमेडी ड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा, पोइट्रिक ड्रामा, सारा कुछ जो है आपका सिलेबस का, स्पेशली बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस का पार्ट है, सेकंड यूनिट का। एमए के स्टूडेंट भी हैं तो ये एमए लेवल तक भी आपके स्टडीज़ में आपको बेनिफिट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोसेड ड्रामा। तो वी आर गोइंग टू नो सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, व्हाट इज़ क्लोसेड ड्रामा, इट्स इंट्रोडक्शन एंड देन इट्स हिस्ट्री। किसका हिस्ट्री क्या है, किस तरह से शुरू हुआ, कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसे कौन जो प्ले राइटर्स हैं उन्होंने क्लोसेड ड्रामा लिखना शुरू किया। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो किस तरह से रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे, स्पेशली लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्राउनिंग, इन लोगों ने किस तरह से क्लोसेड ड्रामा को प्रमोट किया और पॉपुलर बनाया, फेमस किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ क्लोसेड ड्रामा। क्लोसेड ड्रामा का यदि हम हिंदी में मीनिंग देखें, कोई भी लिटरेरी राइटिंग जो है वो मेनली तो पढ़ने के लिए ही बनती है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ड्रामा जो लिखे जाते थे उसका मेन पर्पस होता था स्टेज एनेक्टमेंट, मतलब वो स्टेज के प्रेजेंटेशन के लिए ही लिखे जाते थे। लेकिन ये ड्रामा जो है बाकी ड्रामा से अलग था, जो कि पढ़ने के लिए होता था, परफॉर्मेंस के लिए किसी भी कंडीशन पे ये नहीं होता था। ये रोमांटिक एज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सो क्लोसेड ड्रामा इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा दैट इज़ मेड ओनली टू read and to enjoy, not produced for the स्टेज प्रेजेंटेशन। यदि इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रामा दैट टू बी रीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, देयर वैल्यू इज़ इन द प्ले इटसेल्फ नॉट इन परफॉर्मेंस। रोमांटिक ऐसा ड्रामा जो कि केवल स्क्रिप्ट को पढ़कर एंजॉय किया जाता था, अभी स्टेज के प्रेजेंटेशन के लिए या स्टेज में दर्शाने के लिए के पर्पस से नहीं बना था। उसकी वैल्यू जो होती थी वो खुद में उसकी वैल्यू होती थी। इसके पहले जो ट्रेडिशन यदि हम देखें तो जितने भी ड्रामाज लिखे जाते थे उसमें जो है करेक्टराइजेशन जो है, जो कैरेक्टर्स थे, इस बात को रखकर ध्यान में रखा जाता था कि वो स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए बनाए जाएंगे। तो उसमें जो मेन फोकस होता था करेक्टराइजेशन पे होता था और प्लॉट पे होता था। लेकिन यदि हम क्लोसेड ड्रामा को देखें तो ये पुरानी ट्रेडिशन से हटकर थे और इसमें द प्ले वाज वैल्यूइंग इटसेल्फ नॉट इन परफॉर्मेंस। इसकी जो वैल्यू इसकी स्क्रिप्ट में थी जो कि वो लिखा गया है। तो जनरली इस तरह के ड्रामाज जो होते थे वो ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में होते थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म आप जानते होंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स होता है, मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन। जैसे कि हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स होती हैं, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज नोन एज द पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो उनके समय भी उन्होंने भी जो ड्रामा लिखा है वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखा गया है। इससे ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वो एक कोई करेक्टर आकर के लाउड रीडिंग करके लोगों को ये बोलता है, क्योंकि इट वाज नॉट एट ऑल मेड फॉर द स्टेज प्रेजेंटेशन। अकेले व्यक्ति के ही डायलॉग होते थे। तो ये क्लोसेड ड्रामा था और इस तरह से यदि हम कहें तो ये बाकी तरह के जो ड्रामा थे उससे ये अलग था। वाज नॉट मेड फॉर परफॉर्मेंस। प्लेयर खुद ही अपनी ओन स्ट्रेंथ और वैल्यू रखता था। अब हम आते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण क्लोसेड ड्रामा एग्जिस्टेंस में आया। और स्पेशली ये समय था रोमांटिक एज का। 1800 में जब ड्रामा आया तो वो समय मेलो ड्रामा हुआ करता था, ड्रामेटाइजेशन बहुत होता था और मेनली इसको जो है स्टेज के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता था। इसलिए इसको डिज़ाइन भी इस तरह से किया जाता था। कैरेक्टर पे बहुत एम्फेसाइज होता था, बहुत फोकस होता था। ब्राउनिंग और बायरन ने इसे स्टेज से रिमूव करने की कोशिश की एंड दे हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द स्टेज एंड मेड इट टोटली अ ड्रामा टू बी स्क्रिप्टेड। ही सबसे पहले इनिशिएट किया और ड्रामा को स्टेज से रिमूव करके प्योरली स्क्रिप्ट राइटिंग पे फोकस किया, क्योंकि जो ड्रामा
स्टेज पे इनेक्ट किए जाते थे उसको बहुत सेंसेशनल ढंग से बनाया जाता था। और ये जो आए रोमांटिक एज में जो प्ले राइट्स आए उसमें ये कहीं चेंज किया गया और उसकी स्क्रिप्ट को बहुत ही वैल्यूएबल बनाया गया और फोकस किया गया। हम सर्कमस्टेंसेस देखें कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिससे कि रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे दे मूव्ड टूवर्ड्स राइटिंग क्लोसेट ड्रामा। It means what were the conditions that were preparing a ground for closet drama। पहले यदि हम उस एज के बैकग्राउंड को देखें कि वो समय था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहे थे, मीन्स फ्रांस की जो क्रांति थी वो, और अमेरिकन राइट्स हो रहे थे, मतलब रिवोल्ट मीन क्रांति। रिवॉल्ट समय की जो राइटर्स की जो थीम थी वो मेन इसी बैकग्राउंड को लेकर लिखी गई थी। तो उस समय यदि हम बात करें जॉन कीट्स है, सैमुअल टेलर है, ये कॉलरिज हैं, वो सारे जो रोमांटिक राइटर्स थे वो उनकी जो थीम थी वो कहीं ना कहीं इस बैकग्राउंड को फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर जैसे रिलेवेंट टॉपिक को कवर कर रही थी, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को कवर कर रही थी। 1994 में कॉलरिज और साउथे दोनों के कंबाइंड एफर्ट से, मतलब दोनों ने मिल करके जो एक ड्रामा लिखा, दैट वाज द फॉल ऑफ रोबेस्पियर्स। ये जो ड्रामा आया वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड पर ही लिखा गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थीम पर लिखा गया था। और इसके बाद तो वर्ड्सवर्थ जो कि एक बहुत बड़े पोएट भी हैं जिनकी आपने पोएम पढ़ी है, वर्ड्सवर्थ की द बॉर्डर, ये जो आई, ये दोनों जो ड्रामा जो उस समय आए ये पॉलिटिकल और सोशल थीम जो था, इशू था, उस पर ही ये ड्रामा लिखे गए थे। इशू क्या था कि उस समय जब ये ड्रामा लिखे गए वो उनको कोई थिएटर देने को तैयार भी नहीं था। तो मेन एक ये भी रीज़न बना कि जब इनको ये ड्रामास का बैकग्राउंड नहीं मिला तो ये कहीं तो उसमें वैल्यूज़ में वो कंसंट्रेट करने लगे। इसका यदि हम और दूसरा रीज़न देखें क्लोसेट ड्रामा के एग्जिस्टेंस में आने का, लाइसेंस एक्ट जो 1737 से 1843 में आया था, और मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी और हर ड्रामा को हर समय थिएटर परफॉर्मेंस की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो इस लॉ के अगेंस्ट जाने के लिए भी उनके पास कोई वेज नहीं थे। एंड द रोमांटिक प्ले राइटर्स वर नॉट विलिंग टू गो एंड रिबेल अगेंस्ट इट। रिबेल मतलब होता है विद्रोह। दे वर नॉट रेडी टू रिबेल अगेंस्ट इट। तो इस समय जब उनको मंच नहीं मिला, स्टेज नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मिला क्लोसेट ड्रामा का एग्जिस्टेंस में आने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लोसेट ड्रामा की कहीं वैल्यू कम हो गई थी। क्लोसेट ड्रामा जो लिखे गए उसमें जो रोमांटिक प्ले राइटर्स थे उनको इनफ फ्रीडम मिली और उन्हें बहुत अच्छी तरह से they have given strength and value to the script. After that we come to some of the best playwriting that was done during दिस टाइम। और क्लोसेट ड्रामा कौन कौन से ऐसे जो बहुत फेमस हुए और पॉपुलराइज हुए, इसमें हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग, ही वॉज द राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में उनकी पोएम जो मिलती हैं, द लास्ट राइड टुगेदर, जिसको मैंने पहले मेंशन किया है, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब एक अकेला जो है वो सारी बातों को कहता रहता है, लेकिन नॉट टू द ऑडियंस, इट वॉज फॉर द रीडर्स, ये ध्यान। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पिपास सॉन्ग आई, जॉन मिल्टन की एगोनिस्ट इन 1671 में आई, थॉमस हार्डी की द डायनेस्ट, ये भी एक बहुत पॉपुलर क्लोसेट ड्रामा था। एंड यदि हम शेक्सपियर की ड्रामा की बात करें तो शेक्सपियर वाज आल्सो एट दैट टाइम अ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट, कैन बी कॉल्ड द किंग ऑफ द ड्रामा राइटिंग। एंड मैनी ऑफ द ड्रामास केम, दे वर डीलिंग विद द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। इसको हमने पहले भी पढ़ा है। तो जो प्रॉब्लम्स थे मेनली उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, तो ये उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। पर उनकी यदि हम एक फेमस राइटिंग देखें, प्ले वाज टेम्पेस्ट, इट वाज प्रोबेबली रिटन 1610 टू 1611 के बीच में ये ड्रामा लिखा गया था। ये जो कहानी यदि हम देखें तो ये it was firstly started in the ship and some of the part written in the ship, and after that it was directly moved to the island where the story is given in detail very beautifully with magic, with music, and number of things are added there to make the script very much interesting. तो ये जो टेम्पेस्ट जो है, द टेम्पेस्ट ड्रामा है शेक्सपियर का, वो भी क्लोसेट ड्रामा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। So dear students, this video we have read all about the closet drama, its meaning, its definition, and the reason why it came into existence, and we have seen the best examples of closet drama writing. So this is enough for today's video. We are going to meet soon for the next. Thank you.